रामपुर गांव में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। वहां के लोगों का मानना था कि पढ़ाई लिखाई से जीवन यापन नहीं हो सकता है। जीने के लिए हमें काम करना होगा। खेतों में काम करके ही हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। इसलिए वहां के सभी लोग किसानी ही किया करते थे। लालू, बजरंगी और अन्य सभी सरपंच के घर के बाहर पंचायत कर रहे होते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है। हमारी पीढ़ी तो गरीबी और भूखमरी में गुजरी। अब कहीं हमारे बच्चों का जीवन भी इस भूखमरी का शिकार ना हो जाए। इसीलिए हमें गांव में स्कूल खोलने का विचार करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो लालू? स्कूल से और पढ़ाई लिखाई से पेट भर जाता तो आज इतने पढ़े लिखे लोग भी किसानी थोड़ी ना किया करते। जाओ, जाकर देखो शहर में एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ढंग की नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर रहा। सभी कोई ना कोई गलत काम करते हैं। कम से कम हम किसानी कर कर किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करते और अपना और अपने परिवार का पेट भी जैसे तैसे भर ही लेते हैं। पर सरपंच जी, बात केवल पैसों की नहीं है। ज्ञान हम में एकता लाएगा, हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाएगा। अगर आज हमने स्कूल नहीं खोला तो आने वाली पीढ़ी सही गलत कैसे समझेगी? स्कूल संगठन का काम करता है और ज्ञान जीवन से मिलता है। गुरु के शब्द, पुस्तक के शब्द, ये सब हमें इस संसार में रहने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हम पढ़ाई को दुत्कारते रहेंगे और केवल पेट पर ध्यान देंगे तो हमारा ये गांव पशुओं की भांति कमजोर और निर्भर हो जाएगा। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। चुप कर लालू, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद कर और जाकर अपना खेत संभाल। बारिश नहीं हुई तो कहीं इस साल भूखे ना मर जाए तुम्हारा परिवार। हाँ। लालू वहां से चला जाता है। अन्य सभी भी खड़े होकर सरपंच की बातें सुन रहे होते हैं। सरपंच उन सब की ओर देखता है। तुम सब क्या देख रहे हो? खेतों में काम नहीं करना है क्या? या तुम सबको भी लालू की तरह ही स्कूल का भूत सवार है? नहीं मालिक, हम काम में ही खुश हैं। सभी व्यक्ति इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अब सरपंच अपने घर के बाहर अकेला खड़ा होता है। घर के अंदर से सरपंच की पत्नी बाहर आती है। ये लालू तो बहुत तेज बन रहा है। स्कूल खुलवाना चाहता है गांव में। कितना भी तेज बन ले, पर मुझसे तेज नहीं बन सकता। मैं अभी इस गांव का राजा हूँ। स्कूल बनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति राजा बनने का सपना देखेगा। मेरे रहते इस गांव का राजा कोई और नहीं हो सकता। सरपंच इतना कहकर एक स्वार्थी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरता है। वही रामपुर गांव में एक व्यापारी व्यापार करने के लिए आता है। व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा काला रंग का सूटकेस होता है। वो गांव के अंदर चला जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात बजरंगी नाम के एक गांव के व्यक्ति से होती है। सुनो भैया, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ कोई ढाबा है क्या जहाँ मैं कुछ खा सकूँ? भैया, यहाँ कहाँ से ढाबा होगा? छोटा सा गांव है, कोई आता जाता नहीं और खाना तो लोग घर से खाकर निकलते ही हैं। ढाबा में क्यों खाएंगे? तो क्या यहाँ मुझे खाना नहीं मिलेगा? भैया, आपको भूख लगी है तो आप हमारे घर चलकर खाना खा सकते हैं। धन्यवाद भैया। बजरंगी व्यापारी को लेकर अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, अतिथि आए हैं, भोजन की व्यवस्था करो। आप यहाँ बैठ जाइए। व्यापारी बैठ जाता है। कहिए श्रीमान, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मैं एक व्यापारी हूँ। रामपुर गांव के किसानों के बारे में बहुत सुना है। बहुत से किसान गरीबी और बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे। मैं उन सबको पैसे देना चाहता हूँ और उनकी सारी फसलें हर साल खरीदना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं आज ही सारे गांव वालों को इकट्ठा कर देता हूँ। सारे किसान आपके इस प्रस्ताव से काफी खुश होंगे। यहाँ के सारे किसान इतनी मेहनत से फसलें उगाते हैं और इन्हें इनका सही मूल्य भी नहीं मिल पाता। मैं भी एक किसान ही हूँ और हमारा घर भी केवल खेती पर ही निर्भर है। और हमारे घर को देखकर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम किसानों की क्या दुर्दशा रहती है। हाँ, वाकई काफी खराब स्थिति है यहाँ के किसानों की। अगर तुम सभी गांव वाले मुझे अपनी फसलें दोगे तो तुम्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, जिससे तुम अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करते रहोगे। अगर ऐसा है तो मैं गांव वालों को और सरपंच जी को और सभी को खबर कर देता हूँ। बजरंगी की पत्नी खाना लगाती है। व्यापारी खाना खाने लगता है। अगले दिन
सरपंच जी के घर के बाहर चबूतरे पर सभी गांव वाले आए होते हैं। व्यापारी भी वहीं खड़ा होता है। व्यापारी बाबू का सुझाव मुझे अच्छा लगा। आखिरकार बहुत से किसान अपनी फसलें नहीं बेच पाते और उन्हें उनके फसलों का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता। अगर व्यापारी बाबू सामने से प्रस्ताव कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। व्यापारी बाबू, मैं तो कहता हूँ अपने सारे खेतों की फसलें आपको ही बेचूंगा। मैं तो इस गांव के किसानों की भलाई चाहता हूँ और किसानों को उनका हक देना चाहता हूँ। व्यापारी बाबू, आप हमारे लिए भगवान हैं। अगले दिन सभी गांव वाले व्यापारी को अपनी अपनी फसलें दे देते हैं और उसके बदले व्यापारी कुछ पैसे उन्हें दे देता है। किसान और व्यापारी बहुत ही खुश होते हैं। व्यापारी उस फसल को शहर में 4 गुने दाम में बेच देता है और रामपुर आकर एक बहुत बड़ा मकान बनाता है। रामपुर में सबसे बड़ा मकान देखकर और व्यापारी की ठाट बाट देखकर रामपुर के लोगों को भी इस तरह की जिंदगी जीने का मन करता। काश अपनी भी ऐसी ही जिंदगी होती। व्यापारी बाबू की भी क्या जिंदगी है, क्या ऐशो आराम है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। काश अपनी भी ऐसे ही जिंदगी होती। पर ऐसी जिंदगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो ना, चलकर व्यापारी बाबू से पूछते हैं। हाँ चलो, व्यापारी बाबू के पास कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास नहीं, तभी तो हमारी जिंदगी इतने दुखों से घिरी हुई है। तुम सही कह रहे हो, चलो उनके पास चलते हैं। दोनों व्यापारी के आलीशान घर में पहुंचते हैं। व्यापारी शान से सोफे पे बैठा होता है। उसकी नजर बजरंगी और लालू पर पड़ती है। कैसे आना हुआ बजरंगी? वो व्यापारी बाबू, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता का क्या राज है। आपने अपनी जिंदगी इतनी ऐशो आराम से कैसे बना ली? देखो, इसका तो सीधा सा उत्तर है, शिक्षा। अगर तुम या तुम्हारे गांव का कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित होता तो वो मेरी तरह जरूर सफल होता। व्यापारी बाबू, अब कुछ नहीं हो सकता? क्या हम शिक्षित नहीं हो सकते? क्यों नहीं? तुम क्या, ये रामपुर गांव के सारे लोग शिक्षित हो सकते हैं। मुझे एक ऐसी झील का पता है जहां 5 मिनट सांस रोककर बैठने से लोगों को ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? जहाँ तक हमें पता है, शिक्षा का केवल एक ही माध्यम है, स्कूल, और आप झील बता रहे हैं। मुझे पता है लालू, शिक्षा का माध्यम स्कूल है, पर गौतम बुद्ध को देखो, उन्हें पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्या तुम गांव वालों को झील के नीचे शिक्षा नहीं मिल सकती? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं, बजरंगी और रामपुर के सभी निवासी आपके झील का दिव्य ज्ञान देखने आएंगे। अगले दिन सभी झील के पास भीड़ लगाए होते हैं। सरपंच और अन्य सभी व्यापारी के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। गांव वालों, मेरे पास एक जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी को झील के पानी में डालते ही ये झील जादुई हो जाएगी और तब जो व्यक्ति 5 मिनट बिना सांस लिए इस झील के पानी में बैठा रहा, उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं कोई भी चीज यूं ही किसी को नहीं देता। अगर आपको जादुई झील में दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ तो इसके बदले आप सभी को भी मुझे 500 रुपए देने होंगे। ठीक है, हीरा तुल्य ज्ञान अगर 500 रुपए मिल रहा है तो हम जरूर आपको पैसे दे देंगे, हमें मंजूर है। सभी गांव वाले पैसे देते हैं। व्यापारी झील में मिट्टी फेंकता है। एक एक कर सभी गांव वाले झील में 5 मिनट सांस रोककर बैठने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी 5 मिनट सांस नहीं रोक पाता और इस तरह सारे गांव वाले निराश और ठगा हुआ महसूस करते हैं। कोई बात नहीं भाइयों, आप सभी 5 मिनट सांस रोकने का प्रयास करते रहिए, आपको एक ना एक दिन ज्ञान जरूर मिलेगा। सरपंच व्यापारी की बातें सुनकर उदास अपने घर की ओर लौटता है। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? भाग्यवान, पहले मैं गांव वालों को ठगता था, आज किसी ने मुझे ठगा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो व्यापारी काफी चालाक निकला। उसने गांव वालों को दिव्य ज्ञान की झील की कहानी सुनाकर अच्छा ठगा है। आज मुझे समझ आया कि शिक्षा का क्या महत्व है। आज शिक्षा के अभाव की वजह से ही मैं उस व्यापारी की बातों में आ गया और खुद को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ।
वहाँ लालू भी अपने घर में बैठा अपने छोटे छोटे बच्चे को देख रहा होता है और कहता है, आज जिस तरह से मैं शिक्षा के लिए भटक रहा हूँ, कल को क्या मेरे बच्चे भी भटकते रहेंगे? मेरी ही तरह क्या ये भी किसी की बातों में आ जाएंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे? तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि शिक्षा जीवन है, आजादी है, अच्छे जीवन का स्रोत है। शिक्षित रहना हर व्यक्ति को जरूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।